देखो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायो वर्ड जहां भी आए, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, जो भी लिविंग टिश्यू है, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो चाहे एनिमल का टिश्यू हो, वहां से जितने भी हमें कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे ना, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तुम किसी प्लांट का टिश्यू लो या एनिमल का टिश्यू लो, उस टिश्यू से तुम्हें जो भी कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं वो कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। About 98% of mass of living organisms consist of carbon, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी बॉडी का 98% मास कॉन्स्प से बना हुआ है। कॉन्स्प क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट है ये पांचों एलिमेंट, कॉन्स्प से याद रखना, ठीक है। कॉन्स्प कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कितना परसेंटेज बना हुआ है इससे, 98%। Biomolecules are the molecules which are required for metabolic processes of living organisms। अब जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस तुम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हो कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए तुम्हें चाहिए बायोमोलिक्यूल्स। क्या चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स चाहिए। और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर चल रही हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में किसकी बात हो रही है, दीज रिएक्शंस चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ग्रो। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे फूड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब जो भी रिएक्शन है यहाँ पे क्या होगा, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हेल्प करेगी प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में, ठीक है। There are two basic categories of biomolecules। अब मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से पढ़ना। अब बायोमोलिक्यूल्स जो है ना, उनकी दो बेसिक कैटेगरीज है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। अब फॉर कीमो एनालिसिस अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू प्लांट या एनिमल इज ग्राइंड विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देखो हमें करना था कीमो एनालिसिस, कीमो मतलब केमिकल है ना, हमें केमिकल्स का क्या करना था, एनालिसिस करना था कि एक लिविंग टिश्यू में क्या क्या मिलता है। तो लिविंग टिश्यू हमने या तो लिया प्लांट का या लिया एनिमल का, ठीक है। किसी भी प्लांट या एनिमल का लिविंग टिश्यू ले लिया, उस लिविंग टिश्यू का हम क्या कर रहे हैं, कीमो एनालिसिस। अब जो ये हमारा लिविंग टिश्यू था ना, इस टिश्यू को हमने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया एक एसिड के साथ। उस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या एसिड का नाम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताना, CH3COH। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और COH लिख सकते हो एसिटिक एसिड को यूं। अब तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने लगा दिया क्लोरीन। क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो कितने क्लोरीन अब इसके ऊपर, 3। और इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था एसिटिक एसिड। तो नाम क्या हुआ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या है इसका नाम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। हमने क्या लिया था, लिविंग टिश्यू लिया था, लिविंग टिश्यू को हमने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, कौन सी एसिड के साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक पेस्ट मिला। जब भी हम किसी लिक्विड को और सॉलिड को पीसते हैं एक साथ तो क्या मिलता है, एक पेस्ट मिलता है। तो उसको पीसने से, ग्राइंड करने से हमें पेस्ट मिला, और उस पेस्ट में 2 टाइप के फ्रैक्शंस थे, 2 टाइप की चीजें थी। पहली जो चीज थी वो थी एसिड इनसॉल्युबल पूल, मतलब जो चीज एसिड में सॉल्युबल नहीं हुई। हमने एक छलनी ली, ठीक है। अब जो चीज सॉल्युबल नहीं थी वो बताओ तुम, वो छलनी के ऊपर ही रह जाएगी या छन के नीचे आ जाएगी। जो चीज सॉल्युबल नहीं थी वो ऊपर ही रह जाएगी छलनी में, और जो सॉल्युबल थी वो नीचे आ जाएगी। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल, देखो एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है वहीं रहना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं यहीं रिटेंशन कर रही हूँ, मतलब मैं यहीं रह रही हूँ, ठीक है, कहीं और नहीं जा रही। तो जो तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल पूल था, मतलब वो छलनी में ऊपर ही रह गया। ऊपर ही रहना मतलब उसका क्या हो गया, रिटेंशन। क्या हो गया,
रिटेंशन, वो छलनी में ऊपर ही रह गया क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं था। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो चीजें थी उनको हमने बोला रिटेंटेट। क्या बोला? रिटेंटेट, ठीक है। और जो चीजें सॉल्युबल होंगी वो छलनी में से छन के नीचे आ जाएंगी। छलनी में से छन के नीचे आ गई तो वो फिल्टर होके नीचे आ गई, फिल्टर होके नीचे आ गई, इसीलिए हमने उनको बोला फिल्ट्रेट। क्या बोला? फिल्ट्रेट। तो जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हमने छाना छलनी में से, ठीक है। जो छलनी में ऊपर ही रह गया वो था एसिड इनसॉल्युबल पूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें क्या मिला? रिटेंटेट। क्या मिला? रिटेंटेट, मतलब वो ऊपर ही रह गया, ठीक है। और एसिड सॉल्युबल पूल में जो नीचे फिल्टर होके आ गया उसको क्या बोला? फिल्ट्रेट। अब एक बात बताओ, ऊपर कौन रहेगा छलनी के ऊपर? बड़े साइज वाला या छोटे साइज वाला? बड़े साइज वाला। यानी रिटेंटेट में थे मैक्रोमोलिक्यूल। क्या थे? मैक्रोमोलिक्यूल। और नीचे छन के कौन आएगा? जिसका साइज छोटा हो। तो फिल्ट्रेट में कौन थे? माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड इनसॉल्युबल पूल को बोलेंगे रिटेंटेट। कौन से मॉलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल। एसिड सॉल्युबल पूल को बोलेंगे फिल्ट्रेट। कौन से मॉलिक्यूल? माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब हमें देखना है माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस। देखो माइक्रोमोलिक्यूल नाम से ही पता चल रहा है साइज में छोटे, मैक्रोमोलिक्यूल साइज में बड़े होंगे। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स का 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना वो हमें एक्वस फेज में मिलते हैं। कौन से फेज में मिलते हैं? एक्वस फेज में। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी, है ना। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमें कौन सा फेज में मिलेंगे? एक्वस फेज में। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें कोलॉइडल फेज में मिलते हैं। कौन सा फेज में? कोलॉइडल फेज में। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है तुम लोगों ने? कट है अब की बार। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कोलॉइड्स के बारे में, ये सब आता है उसमें। जैसे अभी कोलॉइडल तुम यूं समझ लो कि दाना लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा साइज वाइज, ठीक है। जिनका साइज थोड़ा सा क्या होगा? 1000 डाल्टन से बड़ा होगा। तो ये हमें कौन से फेज में मिलते हैं? एक्वस फेज में। मतलब पूरे तरीके से घुल जाएंगे, पर ये कोलॉइडल फेज में मिलेंगे, पूरे तरीके से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक्वस फेज में और मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलॉइडल फेज में। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आएंगे और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आएंगे, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में सिर्फ क्या आएंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पर माइक्रो में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखो, ये जो आयंस है जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे किसमें आएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड, ये भी किसमें आएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये हम बोल रहे हैं ये क्या है? इनऑर्गेनिक, है ना। और अमीनो एसिड, सिंपल शुगर वगैरह ये क्या है? ऑर्गेनिक। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आ रहे हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी। पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल है लिपिड। क्या है एग्जाम्पल? लिपिड। पर लिपिड एक एक्सेप्शन है, वो पढ़ेंगे अभी। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है लिपिड, पॉलीसेक्राइड, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या क्या है? लिपिड, पॉलीसेक्राइड, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। देखो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड छोटा होगा या प्रोटीन? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड छोटा है तो वो किस में आया? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है यानी बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, वो किस में आया? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड से मिलके क्या बनता है? लिपिड। फैट से मिलके क्या बनता है? लिपिड। तो वो आया मैक्रो मॉलिक्यूल्स में और फैटी एसिड आया माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सेल्यूलर पूल। अब ये ऐसी लाइन है जो एनसीईआरटी ने लिख दी और हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो ऑप्शन में ये 4 चीजें देगा और हम देख ही नहीं पाते, है ना। इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये लाइन ध्यान रखना कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल में, उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो सम है, सारे मॉलिक्यूल्स को जब एक साथ हम देखते हैं तो उसे बोलेंगे हम सेल्यूलर पूल। क्या बोलेंगे? सेल्यूलर पूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आगे। एसिड सॉल्युबल पूल जो था, एसिड सॉल्युबल पूल में कौन थे? माइक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल? माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो माइक्रो मॉलिक्यूल थे
उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। डाल्टन क्या होता है, जैसे तुमने तो डाल्टन थ्योरी वगैरह भी पढ़ी होगी, डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे डाल्टन है क्या, जैसे हम केजी में वेट मापते हैं, है ना, मीटर में डिस्टेंस मापते, किलोमीटर में डिस्टेंस, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को मापने की एक यूनिट है डाल्टन। क्या है, डाल्टन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एसिड सोल्यूबल पूल है, एसिड सोल्यूबल पूल मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उनका साइज कितना होगा 18 टू 800 डाल्टन। कितना होगा 18 टू 800 डाल्टन। अब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन से मॉलिक्यूल थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से, मैक्रोमोलिक्यूल। तो उसके अंदर 4 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल है हमारे पास। पहला प्रोटीन, दूसरा भी पी से है पॉलीसेकेराइड्स, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड्स और फोर्थ है लिपिड्स। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें क्या क्या मिला था। एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें मिला पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अब एक्सेप्ट लिपिड्स ऑल द 3 हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 और अबव। अब हमने देखा था कि मैक्रोमोलिक्यूल का साइज 1000 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1000 से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ये जो तीनों है ना, इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है एक्सेप्ट लिपिड्स। ठीक है, इन तीनों का 10,000 से ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट एक्सेप्ट लिपिड्स। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी लिखती है कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब और माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब सेम है। ठीक है, तो अगर कहीं बायोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, माइक्रोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है तो सेम बात है। अगर कहीं लिखा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल तो वो भी सेम बात है। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल का एक और नाम बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल का एक और नाम बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल में लिपिड पढ़ तो लिया, पर लिपिड पूरे तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देयर मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। अब 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है मतलब 1000 से नीचे है, 1000 से नीचे तो ये मैक्रो में तो आने ही नहीं चाहिए, ये आने चाहिए माइक्रो में, मतलब ये पूरे तरीके से मैक्रो नहीं है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है, कितना है 800 डाल्टन, फिर भी हमने इन्हें मैक्रो में क्यों रखा। लिपिड्स आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। अब हमारी बॉडी में यूं तो है नहीं कि लिपिड सिर्फ लिपिड मतलब अकेला ही पड़ा मिलता है हमारी बॉडी में। तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाइलेयर होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की। तो लिपिड जो है वो जरूरी नहीं है कि बॉडी में सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है, लिपिड हमें मिलता है मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में, दूसरी मेम्ब्रेन्स में भी हमें लिपिड मिलेगा। ठीक है, तो लिपिड यूं नहीं है कि सिर्फ यूं ही पड़ा हुआ है बॉडी में, मेम्ब्रेन्स में भी वो एम्बेडेड है। तो हमने क्या किया, हमने टिश्यू लिया और टिश्यू को ग्राइंड किया, ग्राइंड करना मतलब पीस दिया। ठीक है, अब ग्राइंड अगर हम करेंगे टिश्यू को, टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से। अब टिश्यू को अगर ग्राइंड किया तो सेल का स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब सेल का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब सेल का स्ट्रक्चर अगर टूट गया तो जो सेल मेम्ब्रेन थी और जो दूसरी मेम्ब्रेन थी वो भी टूट जाएंगी। समझ रहे हो ना, सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो भी टूट जाएगी। सेल मेम्ब्रेन टूट गई और दूसरी मेम्ब्रेन्स भी पीसेस में टूट गई। अब यहां से हमें मिले मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स। क्या मिले, मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स मिले। ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं ये एक साथ मिलके बना रहे थे वेसिकल्स। क्या बना रहे थे, एक साथ मिलके वेसिकल्स बना रहे थे। और जो वेसिकल्स थे ना ये वाटर इनसॉल्युबल थे। क्या थे ये, वाटर इनसॉल्युबल थे। सो दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स get separated along with the acid insoluble pool and so they are put in macromolecules category। हमने क्या किया था शुरू में, जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट किया तो हमने तो ये देखा था कौन सा एसिड सोल्यूबल पूल में और कौन सा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो वहां हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको तोड़ दिया था टिश्यू को, है ना।
अब टिश्यू को जब हमने तोड़ा तो वहां मेम्ब्रेन भी टूट गई, मेम्ब्रेन टूटी तो जो फ्रेगमेंट्स थे मेम्ब्रेन के हमें वो मिल गए। अब मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट था, लिपिड, मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, लिपिड। तो उन लिपिड्स ने क्या किया, मिलके सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ने मिलके एक स्ट्रक्चर बना लिया, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे वेसिकल्स। क्या बोलेंगे, वेसिकल। और ये वेसिकल था वाटर इनसोल्यूबल, मतलब ये सोल्यूबलाइज नहीं होगा, सोल्यूबलाइज नहीं होगा तो छन के फिल्टर में नहीं आएगा, फिल्टर में नहीं आएगा तो ये तो छलनी में ऊपर ही रह गया था, ऊपर ही रह गया था। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये रिटेंटेट है। क्या है ये, रिटेंटेट। और रिटेंटेट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। तो स्ट्रिक्टली तो ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, पर हमने इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला था, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे छन के नीचे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे छन के नीचे, क्योंकि मेम्ब्रेन के जो फ्रेगमेंट्स थे उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया था, उस स्ट्रक्चर का नाम था वेसिकल। क्या था नाम, वेसिकल। और वो छन के नीचे नहीं आ पाया था। आइए बात समझ। अब एसिड सॉल्युबल पूल रफली रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है, एसिड सॉल्युबल पूल मतलब जो छन के नीचे आ गया था, वो रफली हमें किसके बारे में बताता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के बारे में बताता है। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मतलब साइटोप्लाज्म किस किस से मिलके बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो यूं भी पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कौन से पूल के बारे में बता रहा है, एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में, या एसिड सॉल्युबल पूल किसके बारे में बता रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। अब एनसीईआरटी लिखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। इधर हमने बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट किस में ज्यादा किस में कम है, नॉन लिविंग में और लिविंग में। हम उसको कंपेयर करके चल रहे हैं एलिमेंट्स को। जैसे देखो ये है कॉन्स, कॉन्स में आगे बस हाइड्रोजन लगाना है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं और अर्थ क्रस्ट में कम होते हैं। कौन कौन, हाइड्रोजन और कॉन्स। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और यूं पूछेगा बताओ अर्थ में ज्यादा है या ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। तो अगर मैं पूछूं सल्फर अर्थ में ज्यादा है या ह्यूमन बॉडी में, हाँ ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है ना। तो तुम्हें याद रखना हाइड्रोजन और कॉन्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आर मोर इन ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अब ये जो एलिमेंट है ये अर्थ की क्रस्ट में ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी में कम है। कौन कौन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ज्यादा थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। मोर इन ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट। जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन मोर इन अर्थ क्रस्ट देन ह्यूमन बॉडी। अब हमें देखना है कि जो लिविंग टिश्यू है उस लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या मिल रही है हमें। तो लिविंग टिश्यू में पहला जो इनऑर्गेनिक चीज हमें मिल रहा है वो है सोडियम आयन। क्या मिल रहा है, सोडियम आयन। अगला है पोटेशियम आयन, देन कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वाटर और कंपाउंड्स में मिलेगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, तो जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक क्या क्या मिल रहा है हमें, पहला सोडियम आयन, दूसरा पोटेशियम आयन, तीसरा कैल्शियम आयन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। आगे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे वाटर, और आगे क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट। ठीक है, ये हमें मिल रहे हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग टिश्यू में। अब मेन टॉपिक क्या क्या हमारे इस चैप्टर के, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। ये बड़े बड़े टॉपिक है, एक एक करके करेंगे इनको। देखो पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, मतलब शुरू में जो डेफिनेशन दी गई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या थी, देखो कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रा मतलब पानी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले साइंटिस्ट ने बोला था कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रेट्स, हाइड्रा मतलब पानी है ना, तो पानी लिखो। हाइड्रेट्स ऑफ किसके, हाइड्रेट
कार्बन के, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये पहले वाली डेफिनेशन थी। अब इसमें कौन से दो एलिमेंट दिख रहे हैं जिनका नंबर तुम्हें सेम दिख रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन उसका डबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये रेशियो होगा 1:2:1। क्या होगा? 1:2:1। तो उन्होंने कहा कि जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन उसका डबल होगा। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसका फॉर्मूला होगा CH2O। पहले वाटर लिखो और उसके आगे बस कार्बन लिख दो। जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन उसके डबल। ये पुरानी डेफिनेशन थी। अब देखो, मान लो मैंने कार्बन का नंबर n मान लिया, ठीक है। कार्बन का नंबर n माना तो ऑक्सीजन का नंबर भी कितना होगा? n, और हाइड्रोजन का उससे डबल। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2n। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2nOn। ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब देखो, ये जो पुरानी डेफिनेशन थी ना, इस डेफिनेशन के कुछ एक्सेप्शंस मिले। पहला एक्सेप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे? एक, है ना। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन? एक। तो एक कार्बन है। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का? HCHO। क्या होता है? HCHO। यही होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो, इसमें कार्बन कितने हैं? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन कितने हैं? दो। डेफिनेशन को फिट कर रहा है? हो रहा है ना डेफिनेशन में फिट। तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, पर स्टिल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन है डीऑक्सीराइबोज। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? डीऑक्सीराइबोज। इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी आगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि राइबोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। अब 5 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी कितने होने चाहिए थे? 5। पर डीऑक्सी है तो एक ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी, है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम। अब जितने ऑक्सीजन जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसका डबल। तो हाइड्रोजन क्या लिख दिए? डबल। पर क्या ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर्मूला तो क्या कह रहा है? जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन। तो ये एक शुगर नहीं होना चाहिए, ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पर डीऑक्सीराइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तुम बस इतना ध्यान रखो, डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4, है ना। तो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उनके अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो दो एक्सेप्शन हमने देख लिए। पहला एक्सेप्शन क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एक्सेप्शन डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास काइटिन। काइटिन क्या होगा? देखो, सुना है पहले काइटिन, है ना। जैसे जो पुरानी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट में? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। पर काइटिन के अंदर इन तीनों के साथ साथ प्रेजेंट है नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो थर्ड एक्सेप्शन ये हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। काइटिन हमें मिलता है फंगस की सेल वॉल में और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। काइटिन हमें कहाँ मिलता है? फंगस की सेल वॉल में और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। उसके बाद अब आती है केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आज के दिन पे हम मानते हैं, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर अल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। हाइड्रोक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? बताओ। हाँ, OH को। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? OH को।
हाइड्रोक्सी क्या होगा हमारा OH, और पोली मतलब मैनी, पोली मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं, ठीक है। उसका हमें बनाना है अल्डिहाइड डेरिवेटिव या कीटोन डेरिवेटिव, उसी को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखो बताती हूँ, जो भी जगह बच गई वहां पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। ये है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें बहुत सारे OH प्रेजेंट है। अब इसी का हमें डेरिवेटिव बनाना है। डेरिवेटिव क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई चीज प्रेजेंट है, उसी में कोई और चीज ऐड कर दो तो नई चीज बन गई, मतलब वो उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव। क्या हो गया, डेरिवेटिव। अब जैसे इसमें फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा के हमने लगा दिया अल्डिहाइड। क्या लगा दिया, अल्डिहाइड लगा दिया, तो ये अल्डिहाइड डेरिवेटिव नहीं हो गया, है ना। और अल्डिहाइड की जगह अगर हमें कीटोन लगाना हो तो कीटोन को एंड पे लगाओगे या कहीं बीच में लगाओगे, बीच में, तो कीटोन लगेगा बीच में। तो तुम्हारे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल था, उसी का तुम्हें एक हाइड्रोजन हटाना है कहीं से और उसकी जगह लगाना है अल्डिहाइड या कीटोन। क्या लगाना है, अल्डिहाइड या कीटोन। तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या करना है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल लेना है, उसका एक हाइड्रोजन हटाना है, या तो लगाओ अल्डिहाइड या लगाओ कीटोन। क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। आइए बात समझ, देखो अब जब तुम अल्डिहाइड लगाओगे ना ग्रुप, तो उसको बोलेंगे अल्डिहाइड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड डेरिवेटिव, और उसका नाम होगा अल्डोज। क्या होगा नाम, अल्डोज। जब तुम कीटोन डेरिवेटिव बनाओगे तो उसको बोलेंगे कीटोज। क्या बोलेंगे, कीटोज। अब तुम बताओ, अगर जैसे कीटोन है, कीटोन कभी भी एंड पे नहीं आ सकता, है ना, मतलब कीटोन हमेशा बीच में रहेगा। अब अगर मेरे को बीच में खड़ा होना है तो कम से कम मेरे आसपास कितने और लोग खड़े होंगे, 2 तो होने चाहिए ना मेरे आसपास कम से कम। तो कीटोन को अगर हमें बीच में रखना है तो आसपास कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, मतलब जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। 3 कार्बन से छोटा कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कीटोन हम तभी लगा सकते हैं जब हम उसको बीच में रखें, और बीच में रखने के लिए आसपास कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन से छोटा कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। तो देखो हमने 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन हमने लिए, तो अल्डिहाइड तो हम एंड पे लगाते हैं, एंड पे लगाया हमने अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड हमेशा लगेगा फर्स्ट कार्बन पे। अब अल्डिहाइड को तुम ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, सेम बात है, ठीक है। ये जो अल्डिहाइड डेरिवेटिव बना इसका नाम क्या है, अल्डोज, ठीक है। अब कीटोन को अगर बीच में रखना तो आसपास कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, ठीक है। और कीटोन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, कीटोज। अब यही बताया, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। उसके बाद हमें देखना कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। पहले है मोनोसेकेराइड। अब जो सेकेराइड वर्ड है ना उसका मतलब होता है शुगर। सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो मोनोसेकेराइड में कितनी शुगर यूनिट होंगी, 1 शुगर यूनिट। मोनो मतलब एक, डाई आगे है डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। डेराइव्ड मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है कि मोनोसेकेराइड में ही हमने कुछ चेंजेस कर दिए, इन्हीं के कुछ डेरिवेटिव बना दिए, उन्हीं को बोलेंगे डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। तो पहले क्या है, मोनोसेकेराइड, दूसरे डेराइव्ड मोनोसेकेराइड, तीसरे हैं ओलिगोसेकेराइड। अब इसमें कितनी शुगर यूनिट, 1। इसमें एक ही होगी, मोनोसेकेराइड ही है ना ये भी, तो इसमें भी एक ही होगी। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेके
9 तक शुगर यूनिट होंगे, मतलब 2 से 9 तक कितनी भी शुगर यूनिट हो सकती हैं, उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, 10 से लेके इंफिनिटी तक कितनी भी शुगर यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, सैकेराइड वर्ड का मतलब शुगर। तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, 4 ग्रुप्स में। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डेराइव्ड मोनोसैकेराइड, तीसरा ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेके 9 तक शुगर यूनिट होंगी, लास्ट पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से लेके इंफिनिटी तक शुगर यूनिट्स हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स को हमने और आगे क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स एंड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दे कंटेन। मोनोसैकेराइड को आगे हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि किस मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन एटम है। ठीक है, पहला तो तरीका क्या है कि कार्बन एटम उसमें कितने हैं, दूसरा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। अब तुम बताओ सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितने कार्बन होंगे, 3। तो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में 1 या 2 से तो शुरू नहीं कर सकते ना, तो कितने से शुरू करेंगे, 3 से। अब 3 कार्बन जिसमें है उसको हम बोलेंगे ट्राइओज। क्या बोलेंगे, ट्राइओज। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है, मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, अब 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइओज। अब इस 3 कार्बन वाले में अगर हमने ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है तो उसको बोलेंगे अल्डोज। क्या बोलेंगे, अल्डोज। और ट्राइओज की अल्डोज फॉर्म को बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। यही अगर इन 3 कार्बन में बिल्कुल एंड पे टॉप पे हमने लगा दिया टॉप पे तो कीटोन आ नहीं सकता, कीटोन कहाँ आएगा, बीच में आएगा, है ना। अगर हमने कीटोन लगा दिया तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाले कार्बन पे भी OH, नीचे वाले कार्बन पे भी OH, कितने OH हो गए, 2, तो डाई हाइड्रोक्सी। ठीक है, और बीच में क्या है, कीटोन, है ना। एसीटोन का फॉर्मूला पता है, एसीटोन मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, है ना। 3 कार्बन होंगे तो ऊपर नीचे तो OH आ गया और बीच में क्या आ गया, कीटोन, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। बस इतना ध्यान रखो, 3 कार्बन है तो उस मोनोसैकेराइड को बोलेंगे ट्राइओज। उसमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोज फॉर्म को क्या बोलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोन फॉर्म को क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये अगर बाहर से क्वेश्चन तो आया तो आ सकता है, वरना एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ते हैं ना प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, उस ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट स्टेप्स में मिलता है हमें ये। ठीक है, जब पढ़ेंगे प्लांट फिजियो तो उसमें देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज का टूटना, है ना। तो ग्लूकोज जब टूटता है और फाइनल जो प्रोडक्ट बनाता है उनके बीच में जो इंटरमीडिएट्स है ना, उन इंटरमीडिएट्स में बनता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब अगर 4 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रोज। क्या बोलेंगे, टेट्रोज। अब टेट्रोज की जो अल्डोज फॉर्म होगी उसको बोलेंगे इरिथ्रोज। क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज। और उसकी जो कीटोन फॉर्म होगी उसको बोलेंगे इरिथ्रुलोज। क्या बोलेंगे, इरिथ्रुलोज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंटरमीडिएट होते हैं C3 साइकिल के और PPP के। PPP क्या होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, उसके बाद जो 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर 5 कार्बन है मोनोसैकेराइड में तो उसको बोलेंगे पेंटोज। क्या बोलेंगे, पेंटोज। अब इस पेंटोज पे अगर तुमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो उसको बोलेंगे राइबोज। क्या बोलेंगे, राइबोज। और उसी पे अगर तुमने कीटोन लगा दिया तो वो होगा राइब्यूलोज। क्या होगा, राइब्यूलोज। ठीक है, और इनकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी क्या है कि ये भी C3 साइकिल में इंपॉर्टेंट है और PPP में, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर मोनोसैकेराइड में 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंटोज। क्या बोलेंगे, पेंटोज। उस पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो राइबोज और कीटोन ग्रुप लगाया तो राइब्यूलोज। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 6 कार्बन वाला होगा हेक्सोज। 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड क्या होगा, हेक्सोज होगा। उस पे तुमने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो बनेगा
ग्लूकोज, और उसी पे अगर तुमने कीटोन ग्रुप लगा दिया तो फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सोज शुगर। क्या बोलेंगे? हेक्सोज शुगर। अब तुम बताओ, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या है? एक मोनोसेक्राइड। फ्रक्टोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड या कीटोन? कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने आ गया मैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का देखो। ग्लूकोज को हम बोलते हैं ब्लड शुगर। ग्लूकोज क्या है? ब्लड शुगर। किसी को जब डायबिटीज हो जाती है तो हम यही कहते हैं ना कि इसका शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, मतलब उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? ब्लड शुगर। और ग्लूकोज जो होता है वो चीफ सोर्स होता है एनर्जी का, मेन सोर्स है एनर्जी का। अब फ्रक्टोज होता है फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर कौन सा है? फ्रक्टोज। ब्लड शुगर ग्लूकोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। अब सारे फ्रूट्स में हमें मिलता है फ्रक्टोज, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसमें फ्रक्टोज नहीं मिलता, ग्लूकोज मिलता है। पता है तुम्हें? ग्रेप्स। ग्रेप्स में हमें फ्रक्टोज नहीं मिलता, ग्रेप्स में हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। बाकी सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होगा। ठीक है, अब ये 7 कार्बन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी तो डिस्कवरी भी नहीं हुई अभी। ठीक है, बस नाम दे दिया इनको। अब आगे है इंपॉर्टेंट नोट। ग्रेप इज द ओनली फ्रूट इन विच इंस्टेड ऑफ फ्रक्टोज कौन सी शुगर होगी ग्रेप्स में? ये ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोज लिख रखा है, देखो आगे। ऑफ ऑल मोनोसेक्राइड पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने मोनोसेक्राइड देखे हैं ना अभी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटोजेस और हेक्सोजेस। पेंटोज मतलब 5 कार्बन है ना। अब पेंटोज पे अगर अल्डोज फॉर्म देखें, एल्डिहाइड ग्रुप अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोज। और अगर उस पे कीटोन ग्रुप होगा तो राइब्यूलोज। क्या होगा? राइब्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेंटोजेस और हेक्सोजेस ही बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। पेंटोजेस क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हमारा आरएनए और डीएनए। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी जो हमारा आरएनए और डीएनए बनता है, उसमें शुगर कौन सी होगी? पेंटोज शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? पेंटोज शुगर। तो आगे जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी कि बताओ न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए में शुगर कौन सी है? कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन? 5। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड देख रहे हैं। अब हेक्सोजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? हेक्सोजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है ना। जब भी किसी को मतलब डिहाइड्रेशन होता है या कुछ भी होता है तो डॉक्टर जाते ही क्या लगाता है? ग्लूकोज लगाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पेंटोज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पेंटोज शुगर? क्योंकि उनसे बने हैं आरएनए और डीएनए। और हेक्सोजेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जो अल्डोज फॉर्म होगी पेंटोज की अल्डोज फॉर्म का नाम क्या है? पेंटोज की अल्डोज फॉर्म राइबोज। क्या है? राइबोज। एंड बोथ अल्डोजेस एंड कीटोज फॉर्म ऑफ हेक्सोज। और हेक्सोज की दोनों फॉर्म देखो, अल्डोज भी और कीटोज भी। हेक्सोज की अल्डोज फॉर्म कौन सी है? ग्लूकोज। और हेक्सोज की कीटोज फॉर्म फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। तो तुम्हें देखना है पेंटोज की तो अल्डोज फॉर्म यानी राइबोज, और हेक्सोज की दोनों फॉर्म यानी ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। ये जो तीनों है ना, ये हमें मिलते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तीन का बोला गया रिंग स्ट्रक्चर। एक तो राइबोज का, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। राइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका हमें मिलेगा रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रिंग स्ट्रक्चर जो होता है पेंटोज का, अल्डोज रिंग जो होती है ना पेंटोज की, अल्डोज रिंग मतलब कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। तो अल्डोज रिंग जो होती है पेंटोज की, उसको बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग का नाम। रिंग का नाम क्या है? फ्यूरानोज रिंग। और फ्यूरानोज रिंग की शेप होती है पेंटागनल। क्या होगी शेप? पेंटागनल। ठीक है, तो पहले हम पेंटोज का रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और पेंटोज में बस एक मॉलिक्यूल का देखना है। क्या उसका नाम? पेंटोज में किसका देख रहे थे? अल्डोज का देख रहे थे। पेंटोज का अल्डोज क्या था? राइबोज।
तो पेंटोज का देख रहे हैं, और पेंटोज में भी किसका देख रहे हैं, अल्डोज का। अल्डोज मतलब राइबोज का देख रहे हैं, तो उसकी जो रिंग होगी उसकी रिंग का नाम क्या होगा, फ्यूरानोज रिंग, और फ्यूरानोज रिंग की शेप क्या होगी, पेंटागोनल। ठीक है, अब देखो हम बोल रहे हैं पेंटोज। पेंटोज मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो हमने कितने कार्बन बना लिए, 5 कार्बन बना लिए। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के, तो सब पे हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। बस फर्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। फर्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि राइबोज क्या है, अल्डोज फॉर्म। अल्डोज फॉर्म मतलब कौन सा ग्रुप होगा, अल्डिहाइड ग्रुप। तो फर्स्ट पे क्या आ गया, अल्डिहाइड, बाकी सब पे क्या है, OH। क्या है, OH है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, कार्बन नंबर 1 को और कार्बन नंबर 4 को लिंक करना है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ लिंक करना है, ऑक्सीजन के साथ लिंक करना है। जब भी हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना जहां भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्डोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्डिहाइड। कीटोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन। तो जब भी तुम्हें ये लिंकिंग करनी हो ना, कि चेन स्ट्रक्चर है और चेन स्ट्रक्चर से तुम्हें रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुम्हें 2 स्टेप ध्यान रखने। पहला स्टेप क्या है कि तुम यूं देखो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है। यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट। अगर यहाँ कीटोन होता तो क्या वो फर्स्ट पोजीशन पे होता, नहीं। तो हम देखते कीटोन की पोजीशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना अपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट। फिर हमें देखना है पेनल्टीमेट कार्बन। कौन सा कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन। अब अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लास्ट। अल्टीमेट मतलब लास्ट, पेनल्टीमेट होगा लास्ट से जस्ट ऊपर वाला। लास्ट से जस्ट पहले वाला कार्बन कौन सा है, 4th कार्बन। कौन सा है, 4th कार्बन। तो हमें बस 2 चीजें देखनी है जब चेन से रिंग में जाएंगे, पहला फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, और दूसरा हमारा पेनल्टीमेट कार्बन कौन सी पोजीशन पे है। पेनल्टीमेट कार्बन कौन से नंबर पे है, 4th पे। पेनल्टीमेट मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला। ठीक है, तो हमने लिंक किया कौन से कार्बन को, फर्स्ट को और 4th को। अब फर्स्ट को और 4th को हम कैसे लिंक करेंगे, देखो 4th कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। तो ये अपना H दे देगा इस O को। अब ये अपना H इस O को दे देगा, तो क्या OH डबल बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता ना। अब इस कार्बन के पास ध्यान से देखना, नंबरिंग वहां काम आएगी। इस कार्बन के पास तुम्हारा क्या क्या हो गया, एक तो H और एक OH। क्या हो गया, एक H और एक OH। और यहाँ पे इसका एक H चला गया, तो इस कार्बन के पास अब बस क्या है, एक H और एक O। क्या है, एक H और एक O। अब हम लिंक करेंगे, देखो किस किस को लिंक किया है, फर्स्ट और 4th को। रिंग का नाम क्या था, फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग की शेप क्या थी, पेंटागोनल। तो एक पेंटागन बना लिया, क्या बना लिया, एक पेंटागन बना लिया। अब किस किस कार्बन को लिंक करना है, फर्स्ट और 4th को। तो यहाँ पे बना लिया फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे बना लिया 4th कार्बन। ठीक है, अब फर्स्ट और 4th लिंक्ड है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। सेटिस्फाइड है ये बात, है ना। फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन किसकी हेल्प से लिंक हो गए, ऑक्सीजन की हेल्प से। अब देखो फर्स्ट कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, H और OH। क्या क्या प्रेजेंट है, H और OH प्रेजेंट है। अब जो भी चीज तुम्हारी इस साइड प्रेजेंट है उसको तुम लिखोगे ऊपर, और जो भी चीज राइट साइड में प्रेजेंट है उसको लिखोगे नीचे। जो लेफ्ट में उसको ऊपर, जो राइट में उसको नीचे। ठीक है, इस H को भी कहा मान लो, लेफ्ट में मान लो। ठीक है, तो जो लेफ्ट में उसको नीचे, सॉरी लेफ्ट में उसको ऊपर, और जो राइट में उसको नीचे। ठीक है, तो H को कहाँ लिखा, ऊपर, और OH को नीचे। अब सेकंड कार्बन देखो उधर, सेकंड कार्बन पे H कहाँ है, लेफ्ट में। H लेफ्ट में है तो H को ऊपर और OH को नीचे। थर्ड कार्बन पे देखो, H ऊपर, OH नीचे। अब 4th कार्बन देखो, ये 4th जो कार्बन है इस पे एक क्या है, H। तो 4th कार्बन पे एक क्या लगा दिया, H। और 4th कार्बन पे एक थी ऑक्सीजन, तो ये होगी 4th कार्बन की ऑक्सीजन। और ये जो हमारा 4th कार्बन है ना, इस पे ये एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इस ग्रुप का नाम है CH2OH। क्या है ये, CH2
OH। देखो रिंग के अंदर टोटल कितनी जगह थी, 5 जगह थी, पेंटागनल थी तो टोटल कितनी जगह थी, 5। और कार्बन भी कितने थे हमारे पास, 5। कार्बन भी 5 थे ना, लेकिन हमने एक जगह पे क्या लगा दी, ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन को हमें बाहर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। रिंग में 5 जगह थी क्योंकि रिंग पेंटागनल थी, है ना, और कार्बन भी कितने थे, 5, पर एक जगह पे हमने क्या रख दी, ऑक्सीजन। तो यहां तक तो कितने कार्बन आ पाए, 4 ही कार्बन आ पाए, तो 5वें कार्बन को तो बाहर रखना पड़ेगा। अब 4th कार्बन पे देखो क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये तो कर दिया अरेंज। अब 4th कार्बन पे ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है और इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, CH2OH। क्या है, CH2OH। तो 4th कार्बन पे बाहर एक ग्रुप निकाल दिया, वो क्या है, CH2OH। ये हो गया हमारा 5th कार्बन। ये बात आई समझ। अब रफ नोटबुक निकालो अपनी और साथ साथ बनाओ मेरे एक बार। इसको करना संजय पॉज एक बार। देखो रिंग स्ट्रक्चर अब हमें देखना है हेक्सोज का। हेक्सोज में हमें दोनों का देखना है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। अब हेक्सोज में जो रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग का नाम है पायरानोज रिंग। रिंग का नाम क्या है, पायरानोज रिंग। उसकी राइबोज की रिंग का नाम क्या था, फ्यूरानोज। और हेक्सोज की रिंग का नाम क्या होगा, पायरानोज रिंग। अब इस रिंग की शेप होती है हेक्सागोनल। पायरानोज रिंग की शेप क्या होगी, हेक्सागोनल होगी। अब पहले हम देखेंगे अल्डोज फॉर्म। हेक्सोज की अल्डोज फॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। हेक्सोज की अल्डोज फॉर्म को क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमें बनाना है, कितने कार्बन होंगे इसमें, 6 कार्बन होंगे। पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल गांठ मान लो, अब तक हमने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था राइबोज का, उसमें क्या थे, सारे OH राइट साइड में, सारे H लेफ्ट साइड में। पर जितने भी हेक्सोजेस होते हैं ना, हेक्सोजेस मतलब जिनमें 6 कार्बन होते हैं, उन हेक्सोजेस के अंदर 3rd कार्बन पे H और OH की पोजीशन उल्टी हो जाती है, यानी H चला जाएगा राइट साइड में और OH चला जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो अब तक हम बनाते आ रहे थे, OH राइट में, H लेफ्ट में, सब यूं ही बनेगा। बस 3rd पोजीशन पे हेक्सोजेस के अंदर H होगा राइट साइड में और OH होगा लेफ्ट साइड में। देखो H है राइट साइड में और OH है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब तुम्हें तरीका बताया हुआ है, अपनी नोटबुक में बनाओ। करना संजय एक बार में, बंद कर दो एक बार। देखो हम रिंग स्ट्रक्चर हेक्सोज का देख रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं हेक्सोज का। हेक्सोज में कितने कार्बन होंगे, हाँ 6। कितने कार्बन, 6। पर सारे हेक्सोजेस में हमें ध्यान रखना है कि और तो सब सेम होगा, बस 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में। ठीक है, अब हेक्सोज में जो रिंग होती है, रिंग का नाम क्या है, पायरानोज रिंग। रिंग का नाम क्या है, पायरानोज रिंग। और पायरानोज रिंग की शेप हेक्सागोनल। तो हमने बना लिया एक हेक्सागन। क्या बनाया, एक हेक्सागन बनाया। अब हमें बस देखना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है और हमारा पेनल्टीमेट कार्बन कहाँ पे है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे, और पेनल्टीमेट कार्बन 5th पोजीशन पे। तो ये हमारा अगर कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5th है, तो ये दोनों जुड़ गए आपस में ऑक्सीजन की हेल्प से। मतलब यहाँ पे लिंकिंग होगी बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। ठीक है, लिंकिंग हमने कर दिया। 1st कार्बन देखो, 1st कार्बन पे H ऊपर OH नीचे। यहाँ OH कैसे बना, इसने अपना H इस O को दे दिया, तो यहाँ पे बन गया OH। H ऊपर OH नीचे। 2nd कार्बन पे देखो, H ऊपर OH नीचे, पर 3rd कार्बन पे उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर और H नीचे, सारे हेक्सोजेस में। 4th कार्बन पे क्या है, H ऊपर OH नीचे। अब 5th कार्बन पे क्या है, 5th कार्बन पे एक तो लगा हुआ है H, एक ऑक्सीजन और एक ये पूरा ग्रुप। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, CH2OH। तो 5th कार्बन पे एक तो आ गया CH2OH, एक हाइड्रोजन और एक लगी हुई है ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। तो क्वेश्चन तुमसे यूं पूछेगा, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, कौन से कार्बन जुड़े हैं
फर्स्ट और फिफ्थ। रिंग का नाम पायरेनोज रिंग। शेप हमें रिंग स्ट्रक्चर दो एक्सोसिस के देखने थे, एक तो अल्डोज फॉर्म के और एक कीटोज फॉर्म के। हेक्सोज की अल्डोज फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो देख लिया रिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हमें रिंग स्ट्रक्चर देखना है फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज के अंदर जो रिंग होती है उस रिंग का नाम है फ्यूरानोज रिंग। क्या है रिंग का नाम? फ्यूरानोज रिंग। और फ्यूरानोज रिंग की शेप होती है पेंटागनल। शेप कैसी होगी? पेंटागनल। ठीक है। अब ये तो बात मैंने तुम्हें बता दी कि सारे हेक्सोसिस में थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां प्रेजेंट होगा? लेफ्ट में। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, OH लेफ्ट में और H राइट में। ठीक है, सारे हेक्सोसिस में। अब कीटोज फॉर्म में देखो फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में कितने कार्बन बताओ? कितने कार्बन? 6 कार्बन फ्रक्टोज में। ध्यान से देखना, फ्रक्टोज में 6 कार्बन है तो हमने कितने कार्बन लिख लिए यहाँ पे? 6 कार्बन लिख लिए। ठीक है। अब फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्डिहाइड या कीटोन? कीटोन। फर्स्ट पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो कौन से कार्बन पे लगाएंगे? सेकंड पे। सेकंड पे हमने क्या लगा दिया? कीटोन लगा दिया। बाकी हर जगह लगा देंगे H और OH। तो लगाओ यहाँ OH, लेकिन थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में है ना और H राइट में। OH लेफ्ट में और H राइट में। अब जब भी रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो बस दो बातों का ध्यान रखो। पहला देखो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है? सेकंड पे, तो इसको नाम दे दो। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? सेकंड कार्बन पे है, तो इसको सेकंड नंबरिंग दे दो। फिर हमें देखना है पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है यहाँ पे? फिफ्थ। कौन सा है? फिफ्थ। तो फिफ्थ कार्बन को भी नाम दे दो। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि फ्रक्टोज के अंदर जो रिंग है वो फ्यूरानोज है। फ्यूरानोज रिंग मतलब शेप कैसी होगी उसकी? पेंटागनल। फ्यूरानोज, फ्यूरानोज में शेप कैसी होगी? पेंटागनल। तो तुम एक पेंटागन बना लो। बना लिया पेंटागन। अब तुम्हें लिंक किस किस को करना है? कार्बन नंबर सेकंड को और फिफ्थ को, है ना? कार्बन नंबर सेकंड को लिंक करना है विद कार्बन नंबर फिफ्थ। ठीक है, यानी कार्बन नंबर सेकंड और फिफ्थ जुड़े होंगे ऑक्सीजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से जुड़े होंगे? ऑक्सीजन की हेल्प से। यहां आएगी ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन आएगी तो यहां आएगा कार्बन नंबर सेकंड और फिफ्थ को जोड़ना है ना। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ कार्बन नंबर सेकंड और यहाँ कार्बन नंबर फिफ्थ। इतनी बात आई समझ? हमें सेकंड और फिफ्थ को जोड़ना है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो यहाँ सेकंड और यहाँ फिफ्थ। अब कार्बन नंबर सेकंड पे बताओ क्या हुआ होगा? इस फिफ्थ ने अपना H दे दिया होगा कार्बन नंबर सेकंड को, तो कार्बन नंबर सेकंड पे क्या हुआ? ऊपर H तो है ही नहीं उसके पास, सिर्फ क्या है? OH है, तो नीचे क्या लगाओगे इसमें? OH। क्या लगाओगे? OH। अब इस कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर देखो पूरा ग्रुप लगा हुआ है। उस पूरे ग्रुप का नाम क्या है? CH2OH, है ना पूरा ग्रुप। कार्बन नंबर सेकंड पे ये पूरा ग्रुप लगा और ये पूरा ग्रुप क्या है? CH2OH। तो कार्बन नंबर 2 पे एक ग्रुप लगेगा, वो ग्रुप कौन सा है? CH2OH। क्या है? CH2OH। और इस कार्बन की नंबरिंग क्या है? फर्स्ट। क्या है कार्बन की नंबरिंग? फर्स्ट। तो कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे क्या है? OH और H। OH ऊपर, ऊपर लिखेंगे ना, OH ऊपर और H नीचे। कार्बन नंबर 4 पे बोलो, H ऊपर नीचे OH। कार्बन नंबर 5 पे, 5 पे क्या आएगा? देखो ये है ना कार्बन नंबर 5, इस पे एक तो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऊपर है ना,
और अगला ग्रुप कौन सा इसके ऊपर, CH2OH, तो यहाँ क्या आ गया CH2OH। कार्बन नंबर 5 पे एक है ऑक्सीजन, तो ये रही इसकी ऑक्सीजन। ये कार्बन नंबर कौन सा है 6। कितने कार्बन थे फ्रक्टोज में 6। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो फ्रक्टोज में रिंग के बाहर तुम्हें मिलता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6। ठीक है, रिंग का नाम फ्यूरानोज रिंग, शेप पेंटागन। ठीक है, इतना है आज के लिए, कर दो।